हेलो साथियों, आज हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेनरी लॉ से पहले विलेयता के बारे में जानेंगे, है ना। विलेयता क्या होता है उसके बारे में। तो विलेयता किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है जो निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता का मतलब जो है, कोई विलायक है तो उसमें जो पदार्थ घुलता है ना, उस पदार्थ को ही उसका विलेयता कहते हैं। तो विलायक में क्या विलय घुलता है, तो वहाँ पे जो घुलता है ना उसमें एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, है ना, और निश्चित मात्रा ही घुलता है, और उसको क्या बोलेंगे, तो विलेयता बोलेंगे। अब जैसे हमारे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यदि सामान्य ताप पर, यानी सामान्य ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल में चीनी की अधिकतम 25 ग्राम घुल सकती है, तो चीनी की विलेयता 100 ग्राम जल में 25 ग्राम हुई। यानी कि जैसे 100 ग्राम जल है तो उसमें जो 25 ग्राम क्या चीनी घुल सकती है, तो चीनी की जो विलेयता हुआ कितना हुआ, तो 100 ग्राम जल में कितना 25 ग्राम चीनी घुला है, तो इसको क्या विलेयता बोलेंगे। अब देखिए नोट पॉइंट क्या है, विलेयता पदार्थ विलय तथा विलायक की प्रकृति, दाब तथा ताप पर निर्भर करती है। यानी विलेयता जो है ना, वह दाब कितना है या ताप है ना, यानी प्रेशर और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अर्थात इनका मान परिवर्तित करके विलय पदार्थ की विलेयता को प्रभावित किया जा सकता है। यानी कि जो है ना, टेम्परेचर पर निर्भर करता है और प्रेशर पर निर्भर करता है, तो इसको बदल के जो है ना, वो विलेयता को प्रभावित, पदार्थ की जो विलेयता उसको प्रभावित किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है, या ज़्यादा कम या ज़्यादा किया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसके आगे जो है विलीनीकरण है ना। तो जब एक ठोस विलय को द्रवीय विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लगता है, तो उस पदार्थ की विलीनीकरण यानी घुलना कहते हैं। यानी कि जो ठोस पदार्थ है ना, ठोस विलय है, उसमें जब कोई यानी लिक्विड विलयन है, विलय सॉल्वेंट है ना, लिक्विड सॉल्वेंट है, तो उसमें डालेंगे तो उसमें घुलने लगता है, और यह प्रक्रिया है क्या कहलाता है, विलीनीकरण कहलाता है ना, यानी घुलना कहलाएगा। तो जैसे कोई ठोस पदार्थ है यानी ठोस विलय है, तो उसको द्रवीय विलायक में क्या करेंगे, डालेंगे तो वो घुलने लगेगा। अब जैसे मान लीजिए पानी है और चीनी है, तो चीनी क्या ठोस है, या नमक क्या है ठोस है, और पानी में जब डालेंगे तो उसमें घुलने लगेगा, तो वह घुलने जब लगेगा उसी को क्या कहेंगे, तो विलीनीकरण कहेंगे, है ना। इसके आगे जो है क्रिस्टलीकरण है। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है, विलीनीकरण के क्रम में जब एक ठोस विलय को द्रवीय विलायक में डाला जाता है तो वह घुलने लगता है, जिससे विलयन में विलय की सांद्रता बढ़ने लगती है। इसी समय विलयन में से विलय के कुछ कण ठोस विलय के कणों के साथ जुड़कर अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या क्रिस्टलीकरण होगा। तो होता क्या है कि जैसे विलीनीकरण जो होता है तो उसमें क्या, जैसे द्रवीय जो लिक्विड सॉल्वेंट उसमें क्या जो सॉलिड सैल्यूट होता है उसको डालते हैं, है ना, तो ये प्रोसेस क्या विलीनीकरण कहलाता है। लेकिन इसमें क्रिस्टलीकरण में क्या है कि सांद्रता जो है ना, विलय की सांद्रता है, विलयन में जो विलय की सांद्रता है, कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है बढ़ने लगेगा। जैसे उसमें घुलेगा, ठोस कण घुलने लगता है तो विलयन की सांद्रता क्या बढ़ेगा, है ना। यानी कोई विलायक में जब ठोस कण घुलेगा यानी ठोस विलय घुलेगा तो उसमें जो विलयन बन जाएगा, क्योंकि विलय और विलायक से विलयन बनता है, तो विलयन की जो सांद्रता है ना वो क्या होगा बढ़ने लगता है। और इसी समय विलयन में विलय के कुछ कण ठोस विलय के कणों के साथ जुड़कर अलग हो जाते हैं। यानी जो विलयन में जो है ना विलय ठोस कण में जुड़कर अलग हो जाएगा, है ना, और जब अलग हो जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, उसको ही कहते हैं क्रिस्टलीकरण। और इसके बाद आगे जो है
विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो विलेयता का अगर ताप पे प्रभाव की बात करेंगे तो वहाँ पे सामान्यतः ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक घुलने की प्रक्रिया में ताप बढ़ने से विलेयता बढ़ती है। यानी ऊष्माशोषी जब होगा तो उसमें ऊष्माशोषी का मतलब कि ऊष्मा का अवशोषण करता है, तो उस प्रक्रिया में क्या ताप बढ़ने से विलेयता बढ़ती है। यानी ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होगा ऊष्मा का जब अवशोषण होता है तो वहाँ पे जब ताप बढ़ेगा तो विलेयता जो है ना वो भी बढ़ती है तथा ताप घटने से विलेयता कम होती है। यानी टेम्परेचर को कम करेंगे तो विलेयता जो है वो भी कम हो जाएगा। तथा यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी यानी एक्जोथर्मिक हो तो ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है। यानी ऊष्मा का जब उत्सर्जन होगा है ना, तो ऊष्मा का जब उत्सर्जन होता है तो उसमें अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस टाइम क्या होगा विलेयता घट जाएगा तथा ताप कम होने से विलेयता बढ़ती है। यानी यदि प्रोसेस ऊष्माक्षेपी है यानी ऊष्मा का जब उत्सर्जन होगा किसी रिएक्शन में जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो वहाँ पे अगर ताप को बढ़ाएंगे तो वहाँ पे विलेयता जो है ना वो घट जाएगा और ताप कम होने पर विलेयता बढ़ेगी। यानी प्रक्रिया जो ऊष्माक्षेपी जब होगा उसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है वो घटेगा और ताप कम करने पर विलेयता बढ़ेगा। लेकिन अगर ऊष्माशोषी प्रोसेस है तो उसमें क्या ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है और ताप घटाने से विलेयता कम होती है। उसके बाद आगे जो है वो विलेयता पर दाब का प्रभाव है ना, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो जानेंगे। तो ठोस की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो ठोस विलयन यानी ठोस की द्रव में विलेयता यानी ठोस पदार्थ जब द्रव में घुलेगा तो वहाँ पे जो प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेशर कम है या ज़्यादा उसे जो विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ठोस तथा द्रव अत्यधिक संपीड्य होते हैं। यानी अधिक संपीड्य होने के कारण असंपीड्य होने के कारण क्या होगा असंपीड्य होते हैं जिस कारण से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा दाब में परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावित रहते हैं। यानी कि असंपीड्य होते हैं ठोस और द्रव जिससे जो प्रेशर है ना उस पर कोई यानी प्रेशर कम है या ज़्यादा उससे विलेयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आएगा। और इसके बाद आगे जो है गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैसों की द्रव में विलेयता की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो गैस है वो जल में घुल जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जल में घुलने लगता है और यह जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही है जिसके कारण जल में रहने वाले जीव श्वसन ले पाते हैं तथा जीवित रहते हैं। तो गैसों की जो द्रव में विलेयता होता है बहुत सारे जो गैस है वो क्या जल में घुलनशील है और जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या जल में घुला रहता है और यह जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही है जिसके कारण क्या होगा जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो श्वसन ले पाते हैं और तथा जीवित रहते हैं। इसके बाद आगे जो है गैसों की द्रव में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव। तो दाब बढ़ने से यानी जो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की द्रव घुलनशीलता बढ़ती है। यानी कि जो है ना प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस में जो द्रव है ना वो अधिक घुलेगा और तथा दाब को कम करने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता कम हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए ये 2 कंटेनर है और इसमें प्रेशर कम है तो इसमें प्रेशर जब कम है तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो है ना घुला हुआ जो विलय होगा यानी पदार्थ जो है वो कम घुला हुआ है इसके अंदर और इस कंटेनर में क्या प्रेशर ज़्यादा है तो अधिक दाब है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा इसमें घुला हुआ और इसमें कम घुला हुआ है। यानी कि प्रेशर जो जब कम करेंगे तो जो विलेयता होगा ना गैस की जो विलेयता होगा वो मतलब कम होगा और प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता भी बढ़ जाएगा। अब जैसे कि कोई पदार्थ है तो जहाँ पे अगर गैस में किसी तरह घुलाना चाहते हैं तो गैस में किसी तरह घुलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको
प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो गैस की विलेयता भी ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है तो इसमें जो पदार्थ घुला हुआ है वो कम घुला हुआ, और इसमें प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे दिख रहा पदार्थ इसमें भी घुला हुआ, इसमें क्या ज़्यादा है, जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा घुला हुआ है। और इसके बाद आगे जो है, गैस अत्यधिक संपीड्य होते हैं, अतः दाब के बढ़ने पर प्रति एकांक आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो गैस जो है ना अत्यधिक संपीड्य होते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि दाब बढ़ाने पर प्रति एकांक आयतन में जो है ना गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। और संपीड्य होते हैं गैस, जिस कारण से ऐसा होता है। और दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य घुलनशीलता तब तक बढ़ती जाती है जब तक कि नई गतिक साम्यावस्था नहीं हो जाती है। अतः विलयन पर दाब बढ़ने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। तो विलयन में अगर दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता भी बढ़ जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि सॉफ्ट जो ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक दाब पर घुलाया जाता है, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है यानी कोल्ड ड्रिंक होता है ना, तो कोल्ड ड्रिंक में जो जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, थम्स अप है ना, मिल्का है, माजा, ये सब कोल्ड ड्रिंक है ना। तो कोल्ड ड्रिंक में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना को घुलाने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ता है। तो अधिक प्रेशर जब रहेगा तब उसमें वह घुलेगा। तो जब वह घुलेगा तो यहाँ पे जो जैसे ही अतः जब सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल के ढक्कन को खोला जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण इस हिस्सा की आवाज़ आती है। अब जैसे कि मान लीजिए जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल है उसको एकाएक आप हिलाइए, और हिलाने के बाद जब उसका जो कैप होता है, कोल्ड ड्रिंक का जो कैप होता है, ढक्कन जो होता है, वो जब उसको खोलिएगा तो सारा कोल्ड ड्रिंक क्या बाहर निकल जाता है। इसका मतलब जब हिलाते हैं ना तो उसमें जो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, और प्रेशर जनरेट होने के कारण क्या, जब जैसे एकाएक जो कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल का जो कैप है उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वह सारा कोल्ड ड्रिंक बाहर हो जाता है। या देखिएगा जो कोल्ड ड्रिंक को है ना जो पीने से पहले उसको ठंडा किया जाता है, तो ठंडा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो फिर से उसके अंदर CO2 गैस आ जाए। और गर्म में क्या होता है कि ज़्यादा रहता है, इसीलिए वहाँ पे उसको ठंडा करके पिया जाता है। उसके बाद आगे जो है हेनरी का नियम है ना। तो हेनरी का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। यानी कांस्टेंट जो टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। यानी कि निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसमें जो गैस की विलेयता होगा वो आरोपित दाब के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही अधिक गैस की विलेयता होगा। यानी किसी द्रव्य में अगर विलेयता की बात करें गैस का, तो वहाँ पे क्या है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही अधिक क्या गैस द्रव्य में विलेयता होगा, यानी विलय होगा, घुलेगा। अर्थात जब ताप को स्थिर रखा जाता है तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है। अब जैसे कि m समानुपाती क्या P लिख सकते हैं, और बराबर क्या होगा, जब समानुपाती साइन हटाएंगे तो यहाँ से m बराबर क्या K और P लिख सकते हैं। और m यहाँ पे क्या है, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा है, और P क्या है, गैस पर आरोपित दाब का मान या साम्यावस्था में गैस का दाब ये है, और K यहाँ समानुपाती नियतांक है। और इसका आगे जो है, अब देखिए तो हेनरी के नियम को है ना विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी जो विलयन का जो मोल अंश, विलयन में जो गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो वहाँ पे इसका जो है नियम क्या हो जाएगा, तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब और उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी किसी गैस का जो है ना जो वेपर स्टेट होता है ना, किसी गैस का वेपर स्टेट में जो आंशिक दाब होता है उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ से P समानुपाती क्या x गैस लिख सकते हैं, और x गैस का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे है
वो मोल प्रभाव से होता है। एक्स का मतलब यहाँ पे जो कैपिटल एक्स होता है वो मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको डिनोट करता है। तो यहाँ से क्या पी समानुपाती क्या एक्स गैस लिख सकते हैं। और यहाँ से जो है पी बराबर क्या जब ये समानुपाती साइन हटाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, तो के एच लिख सकते हैं। और के एच का मतलब क्या हेनरी कांस्टेंट है, और इनटू में क्या एक्स गैस आ जाएगा। और अब देखिए जैसे कि ये दो कंटेनर है, इसमें क्या प्रेशर 1 बार है और इसमें 2 बार है। तो 1 बार यहाँ पे प्रेशर इसमें है और इसमें 2 बार प्रेशर है। और ये लिक्विड है। अब देखिए तो यहाँ पे प्रेशर इसमें कम है, तो इसके अंदर जो है ना ये इसमें प्रेशर कम है, तो इसमें जो पार्टिकल्स घुला हुआ है क्या वो बहुत कम घुला हुआ है। और इसमें देखिए इसमें क्या प्रेशर ज़्यादा है, तो इसमें जब प्रेशर ज़्यादा है तो इसमें जो पार्टिकल्स घुला हुआ है वो क्या गैस का जो पार्टिकल्स क्या अधिक घुला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ना वो उतना ही अधिक क्या होगा, गैस जो है ना वो द्रव में घुल जाएगा। समानुपाती मतलब क्या, जितना ज़्यादा मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो समानुपाती है तो एक दूसरे के बराबर होगा, यानी जितना अधिक क्या प्रेशर होगा उतना ही अधिक इसमें घुलेगा। अब जैसे इसमें प्रेशर क्या 1 बार है, तो 1 बार है तो इसमें क्या घुला हुआ जो पदार्थ है जो गैस है वो क्या कम है। और इसमें प्रेशर क्या 2 बार है, तो 2 बार है तो घुला हुआ जो पदार्थ है इसके अंदर क्या जो पार्टिकल्स वो अधिक घुला हुआ है। और इसके बाद आगे जो है हेनरी नियतांक का मान ताप तथा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो हेनरी जो कांस्टेंट का मान है ना वो टेम्परेचर तथा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। यानी जो गैस का नेचर कैसा है या टेम्परेचर ज़्यादा कम उससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ेगा। तो नोट देखिए, तो नोट क्या है, अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है। जो अक्रिय गैस होता है जैसे कि हीलियम है ना, नियॉन है, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस होता है। तो इसके लिए जो हेनरी नियतांक का मान होता है वो अधिक होता है। अतः अक्रिय गैस कम घुलती है। तो अक्रिय गैस क्या कम घुलता है, इसीलिए वहाँ पे इसका मान अधिक होता है। दूसरा जो है ताप बढ़ाने से हेनरी नियतांक बढ़ता है और के का मान बढ़ने से गैस की द्रव्यमान कम होती है। तो ताप जब बढ़ाएंगे तो हेनरी जो नियतांक वो बढ़ेगा, और जब के का मान बढ़ेगा तो गैस की द्रव्यमान जो है वो कम हो जाती है। अतः जलीय जंतु गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सुविधाजनक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन अधिक घुली रहती है। तो जो ठंडा जल होगा उसमें अधिक यानी हेनरी जो है हेनरी का जो कांस्टेंट है यानी हेनरी यानी ताप बढ़ने से हेनरी का जो नियतांक बढ़ता है और के का मान क्या कम हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना जलीय जंतु जो होता है ना वो ठंडा जल में अधिक रहना पसंद करते हैं, अधिक ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं गर्म जल के अकॉर्डिंग, है ना। और इसके आगे जो है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है। तो अनुप्रयोग क्या है, पहला है सोडा वाटर या शीत पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता को बढ़ाने के लिए उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। यानी कि जो है ना अब जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है या जो शीतल पेय है तो उसमें क्या CO2 गैस घुलाते हैं। तो उसको घुलाने के लिए क्या करते हैं, जो टेम्परेचर को है ना वो अधिक करना पड़ेगा, और टेम्परेचर जब अधिक करेंगे तो उसके अंदर CO2 गैस प्रवाहित किया जा करते हैं, है ना। तो वहाँ पे अधिक टेम्परेचर वो उसके अंदर घुलेगा। दूसरा जो है जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रक्त में विलयता बढ़ जाती है। जब गोताखोर समुद्र की सतह पर आते हैं तो दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, और दाब कम होने पर रक्त में घुली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में रुधिर कोशिकाओं में एकत्रित होने लगती है, जिससे रक्त के प्रवाह में रुकावट आती है, और यह स्थिति घातक होती है। इससे बचने के लिए वायु में कम घुलनशील गैस जैसे हीलियम और मिलाई जाती है। तो वहाँ पे जो है ना
क्या किया जाता है कि जैसे कि गोताखोर है, तो गोताखोर है जो समुद्र में तैरता है ना, तो उसमें उसको अधिक प्रेशर का जो है ना सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसके जब वो जाता है तो गैस मतलब अपने ऊपर ले जाता है, जिसके अंदर क्या गैस का सिलेंडर ले जाता है, जिसके अंदर क्या रहता है, तो हीलियम और नियॉन जैसे अक्रिय गैस है ना, वो उसमें घुला रहता है, जो कि उसको मतलब ऐसा स्थिति ना हो कि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए वो अपने पास ले जाता है, ताकि क्योंकि अक्रिय गैस क्या है, तो अक्रिय गैस पे कम होता है, जो हेनरी नियतांक वो क्या कम होगा, है ना। और आगे जो है, उच्च पहाड़ी स्थानों पर वायु में ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, जिससे वायु दाब भी कम होता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में विलय होती है, शरीर कमजोर होने लगता है और स्पष्ट सोचने की क्षमता कम होने लगती है। तो यानी जब मतलब पहाड़ों पर जाएंगे, पहाड़ी स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या कम होती है, क्योंकि जिससे वायुदाब कम हो जाता है, यानी प्रेशर वहाँ पे क्या कम है। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वहाँ पे जो है ना रक्त में जो ऑक्सीजन गैस है उसकी विलेयता कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर जितना अधिक रहता है उतना ही अधिक क्या गैस में यानी द्रव में जो है ना गैस घुलता है। जैसे ऊपर जाएंगे तो पहाड़ी इलाकों पर जब जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जो द्रव में गैस की विलेयता कम हो जाता है, तो रक्त जो है वो क्या लिक्विड स्टेट में रहता है। जब वहाँ पे रक्त में ऑक्सीजन जो घुलेगा वो कम हो जाएगा, उसकी मात्रा क्या कम हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका पर जा रहे हैं तो वहाँ पे कम हो जाता है, और जिससे शरीर कमज़ोर होने लगता है और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। और इसके बाद आगे है हेनरी नियम के सीमा है। तो सीमा पहला क्या है, हेनरी का जो नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता है, यानी टेम्परेचर कम होगा, है ना, तो उस पर हेनरी जो नियम होता है वो लागू नहीं होता, उस पर वैलिड नहीं है ना। तो उसके बाद दूसरा जो है, दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी यह लागू नहीं करता है। तो अगर प्रेशर है, प्रेशर को भी बहुत अधिक कर देंगे हाई, है ना, ज़्यादा, तो वहाँ पर भी लागू नहीं है। यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। तो यानी जब ही यानी यह तब वैलिड होगा जब क्या होगा, गैस की विलेयता का मान जो विलायक में बहुत कम रहता है, यानी विलायक में बहुत कम घुला रहेगा, गैस का जो है विलेयता जो है ना विलायक में बहुत कम होगा, तभी वो ये अप्लाई हो सकता है, नहीं तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब चौथा जो है, पानी में अमोनिया है और HCl गैसों की विलेयता पर हेनरी नियम लागू नहीं होता, नहीं होता। NH3 नहीं होता, यहाँ पे आएगा। और NH3 गैस पानी के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेती है और दूसरी तरफ HCl पानी में आयनित हो जाता है, यानी लागू नहीं है। और NH3 जो है ना गैस, वो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो यौगिक बना लेता है और दूसरी तरफ HCl पानी में आयनित हो जाता है, और जिस कारण से ये इसके साथ मतलब वैलिड नहीं है, और यहाँ पे मतलब लागू नहीं होता है। अमोनिया गैस और जो पानी है में अमोनिया गैस और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, गैसों की विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं लागू नहीं है ना। और यहाँ से जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया जो गैस है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके एक कंपाउंड बना लेगा, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है पानी में आयनित हो जाता है, और इसीलिए ऐसा नहीं होगा। और आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक आप इसे पढ़ेंगे, और जो बैक वाला जो लेक्चर है 1, 2 और 3 उसका रिवीजन करेंगे, है ना, और अगले क्लास में फिर मिलेंगे।